नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। अमेरिका ईरान जंग और अब खतरनाक हो गई है। हूती विद्रोहियों की इस जंग में एंट्री से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। पहले से ही होर्मुज संकट से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और अब लाल सागर की जंग का मैदान बन जाने से अब और भी ज्यादा एनर्जी संकट गहराने लगा है। समुद्र में मचे कोहराम और जंग के बढ़ रहे दायरे में दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी भी देखने को मिल रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला मिसाइल हमला कहां होगा, बल्कि ये है कि अगला आर्थिक झटका किस देश को लगेगा। क्या ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटने के कगार पर पहुंच गई है? क्या अमेरिका ईरान की जिद पूरी दुनिया को महंगाई और मंदी की आग में झोंक देगी? अमेरिका ईरान टकराव और जंग के खुल रहे नए मोर्चे पर पेश है हमारी खास पेशकश, जंग की चपेट में लाल सागर। जंग की चपेट में लाल सागर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकने वाला है? क्या लाल सागर में हूती विद्रोहियों की एंट्री इस संघर्ष को नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करके उसका माकूल जवाब दे रहा है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागकर युद्ध का दायरा समुद्र तक फैला दिया है। लाल सागर में दागी गई हर मिसाइल अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चेतावनी बनती जा रही है। हूती की एंट्री, बढ़ी टेंशन। ईरान जंग की आग की लपटें दूर तलक फैलती जा रही हैं। ईरान को सबक सिखाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी कूटनीति और युद्ध नीति फ्लॉप हो चुकी है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिकी हमलों की वजह से अब इस टकराव में हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है। हिट बैक कर रहा है तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिर्फ 1 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। ट्रंप अब भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ साथ हूती विद्रोहियों से भी निपट लेंगे। लाल सागर में पहले नाकेबंदी लागू करने के ऐलान के बाद हूती विद्रोहियों ने 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागकर ये साफ कर दिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। हूती विद्रोहियों का टैंकरों पर हमला सिर्फ अमेरिका को चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और एनर्जी सप्लाई पर सीधा वार माना जा रहा है। लाल सागर में दागी गई हर मिसाइल अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चेतावनी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रह गया है। हूती विद्रोहियों के इस हमले ने दुनिया की सबसे अहम ट्रांजिट रूट को सीधे निशाने पर ला दिया है। हूती विद्रोहियों की एंट्री इस संघर्ष को केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रहने देगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को मल्टी फ्रंट वार में धकेल सकती है। हूती की एंट्री खतरनाक। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थक माना जाता है। हूती विद्रोहियों के इस जंग में शामिल होने की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन के पूरी तरह से टूट जाने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर इसकी पकड़ वैश्विक समुद्री व्यापार पर सीधे असर डाल सकता है। यह दुनिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। वो इस लिहाज से भी दुनिया के करीब 12% समुद्री व्यापार, जिसमें तेल और गैस शामिल है,
कि सप्लाई इसी रूट से होती है। ऐसे में टैंकरों पर मिसाइल हमले केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर लाल सागर में हमले बढ़ते हैं तो तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे शिपिंग लागत बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना तय है और दुनिया भर में महंगाई का दबाव भी बढ़ेगा। एनर्जी सप्लाई में रुकावट पैदा होने से दुनिया पहले से ही हाँप रही है। यानी इस जंग की कीमत केवल युद्ध लड़ रहे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते। ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस में। हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। आपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं, तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे? क्या भड़केगी जंग की आग? अमेरिका हर हाल में ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान किसी भी दबाव में आने की बजाय अमेरिकी हमलों का माकूल जवाब दे रहा है। हमलों का दायरा बढ़ने और हूती विद्रोहियों के इसमें शामिल हो जाने के बाद से अब शांति वार्ता की संभावना बेहद ही कमजोर पड़ गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने उसके पुलों या बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो उस सूरत में वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पलटवार करेगा। ईरान होर्मुज पर अपना अधिकार बनाए रखने से पीछे हटने वाला नहीं है। जंग के भड़काने की संभावना के बीच अमेरिका लगातार अपना सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि ईरान अपने सहयोगी समूहों के जरिए जवाब दे रहा है। अगर हूती, हिजबुल्लाह और दूसरे ईरान समर्थित संगठन पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं तो यह संघर्ष कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर हूती के हमले तेज होते हैं और अमेरिका इनके खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करता है तो इजराइल, ईरान, यमन, खाड़ी देश और पश्चिमी सैन्य गठबंधन एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में उलझ सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक नई रणनीतिक डील भी की है। माना जा रहा है कि इस समझौते का मकसद दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। सऊदी अरब के साथ नई अमेरिकी साझेदारी ने ईरान के साथ उसके टेंशन को और गहरा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लेगा या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी। जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहां के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। ईरान असल में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच की डील को अपने क्षेत्र में अमेरिकी असर को बढ़ाने की कोशिश मान रहा है। ईरान के एटमी सेंटर अमेरिका के निशाने पर हैं और वो हर हाल में उसके एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि भविष्य में ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सके। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकाने पिक एक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है। ये एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड परिसर है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वो उस पूरे क्षेत्र में युद्ध का विस्तार मानेगा और उसी के मुताबिक उसका जवाब भी देगा। गहराएगा एनर्जी संकट। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का सपना देख रहा है, उधर लाल सागर में ईरान के यमन सहयोगी हूती ने नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। जंग के नए मोर्चे खुल रहे हैं और पश्चिम एशिया के अहम समुद्री रास्ते खतरे में पड़ते जा रहे हैं। ये जो
लड़ाई 28 फरवरी को ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमने पता है, सबे पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ़ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तो हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर तक टेंशन बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर जबरदस्त दबाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बातचीत और कूटनीति की गुंजाइश लगातार सिमटती जा रही है। हर नए हमले के साथ जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ रहा है, जिससे संघर्ष की ओर फैलने की आशंका गहरा रही है। अगर इस टकराव का बातचीत के जरिए कोई माकूल हल नहीं निकलता है और एनर्जी सप्लाई के अहम रूट पर संकट गहराते हैं, तो ये ग्लोबल मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस करने वाला साबित होगा। कच्चे तेल की कीमतों, शिपिंग लागत, ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने से महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। यानी इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत केवल अमेरिका और ईरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ती जंग अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हूती लाल सागर में हमले तेज कर रहे हैं। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है और दुनिया की निगाहें अब हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक टिकी हुई हैं। एंडी बर्नहैम के सत्ता संभालने के बाद से ही लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। देश में लगातार राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश की कमान संभालने के साथ ही बर्नहैम ने कई बड़े फैसलों के संकेत दिए। हालांकि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण पैदा अर्थव्यवस्था के संकट और जनता के भरोसे को बहाल करने की चुनौती उनके सामने है। लिहाजा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार चलाने की नहीं, बल्कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक भरोसा बहाल करने की है। क्या बर्नहैम नई शुरुआत करेंगे या फिर चुनौतियां उनकी मुश्किलों को बढ़ाएंगी? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। And I thank the British people for the opportunity to serve. I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much. एंडी बर्नहैम ने संभाली कमान। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल के बाद आखिरकार सत्ता का नया चैप्टर शुरू हो गया है। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने औपचारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश की कमान संभाल ली है। पिछले 10 सालों से ब्रिटेन की राजनीति लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। सत्ता परिवर्तन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 10 सालों में देश को 7 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, जो ब्रिटेन के राजनीतिक असंतुलन और नेतृत्व संकट की पुष्टि है। टीम में भारत वंशियों का जलवा। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर विदाई भाषण देने के बाद किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने किंग से मुलाकात की और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। My generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain
needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. प्रधानमंत्री पद संभालते ही एंडी बर्नहैम ने नई सरकार की प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। उनकी सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने, महंगाई पर लगाम लगाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और लोगों का सरकार पर भरोसा बहाल करने पर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में नए चेहरों को जगह देकर बदलाव का साफ मैसेज भी दिया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने पद संभालते ही अपनी नई कैबिनेट का गठन किया। नई टीम में कई पुराने मंत्रियों को बनाए रखा है। नई कैबिनेट में भारतवंशी नेताओं की मजबूत मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में जन्मे कनिष्क नारायण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बनाया गया है, जबकि भारतीय मूल की वरिष्ठ नेता लीसा नेंडी को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं के बढ़ते असर के तौर पर देखा जा रहा है। Thank you so much, friends. What a moment. And what backing you've given me. All our affiliated trade unions, all our socialist societies, 379 of our MPs, and I don't need to say commiserations to Catherine West, because she backed me too. Thanks, Catherine. All of them heard the call from the people of Makerfield on behalf of forgotten places everywhere up and down this country for a return of the Labour they once knew. And now we answer that call. We will be that version of Labour again. We are united today, as Holly said, as Lucy said and Shabana said, and thank you so much for your words. एंडी बर्नहैम के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कमजोर आर्थिक वृद्धि, महंगाई का दबाव, सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बदलते समीकरण उनकी सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि ब्रिटेन की नई सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। नई सरकार, नया विजन। सत्ता संभालते ही नई सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित डिजिटल आईडी योजना को रद्द करने का फैसला किया है। ये योजना सितंबर 2025 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सरकार लेकर आई थी। इसका मकसद देश में काम करने वाले हर एक कर्मचारी की पहचान और उससे कानूनी वर्किंग राइट्स का डिजिटल सत्यापन करना था। सरकार का दावा था कि इससे फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, अवैध प्रवासन पर अंकुश लगेगा और रोजगार व्यवस्था ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगी। लेकिन शुरुआत से ही इस योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेसी एडवोकेट्स ग्रुपों ने आरोप लगाया कि इससे सरकार को नागरिकों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. This is a proud moment you have given me and my family today, and an emotional one. But it is one for which I am ready. I am ready. Ready to lead and to build on the foundation laid by one person more than any other. Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के बीच अब बर्नहैम सरकार ने इस योजना को रद्द कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने देश में बड़े आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव लाने का भी वादा किया है।
अमेरिका और ईरान के बीच टकराव में अब एक तीसरा मोर्चा खुल गया है। होर्मुज से लेकर लाल सागर तक अब इसकी चपेट में है और यह दुनिया की ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने वाला है। एक तरफ पश्चिम एशिया जंग की आग में जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार नए विजन के साथ आगे बढ़ने का भरोसा दिलाती हुई नजर आ रही है। आर्थिक, राजनीतिक और लोगों के भरोसे को बहाल करना नई सरकार की बड़ी चुनौती है और नई सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखा जाना अभी बाकी है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।